बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:05 पर पीर से लेकर जुमेरात तक हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट मैच जारी है और न्यूजीलैंड ने अब 2 रन की बढ़तरी हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन ने बड़ी जबरदस्त शानदार सेंचुरी स्कोर की, गो के उनको चांसेस भी मिले, सरफराज अहमद उन चांसेस को अवेल नहीं कर सके, लेकिन उसके बावजूद इट्स द पार्ट एंड द पार्सल ऑफ द गेम। तो ये सब सिलसिले चलते ही रहते हैं, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी। टॉम लथम और केन विलियमसन की सेंचुरी ने कराची टेस्ट पर शाहीनों की गिरफ्त कमजोर कर दी। तीसरे दिन के अख्ताम पर न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों पर 440 रन बना लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए शायकीनों के विकेट के लिए दाखिला मुफ्त कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान के 21 रुकनी इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान, शर्जील खान की स्क्वाड में वापसी। पीसीबी की रमीज राजा के नजम सेठी पर लगाए इल्जामात की तरदीद, बयानात का मकसद मौजूदा चेयरमैन की साख को नुकसान पहुंचाना है। पीसीबी चेयरमैन और इदारे की साख के तहफ्फुज़ के लिए कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। पीसीबी पाकिस्तान में रिवायत है कि साबिक खिलाड़ियों को इज्जत नहीं दी जाती, साबिक चेयरमैन रमीज राजा। रमीज राजा के दौर में हर बंदा दुखी दिखाई दिया। इमरान खान की हुकूमत के बाद रमीज राजा को खुद चले जाना चाहिए था। आकिब जावेद इमरान खान गए थे तो मैंने तो यही कहा था कि आपका बनता ही है कि आप इज्जत से अपना रिजाइन करें और गवर्नमेंट जिसको बनाना चाहती है वो बना ले, लेकिन वो टिके रहे किसी न किसी बहाने। वर्ल्ड कप से कबल ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज से फायदा पहुंचेगा, बिस्मा मारूफ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप कल से कराची में शुरू होगी। 4 रोज़ा चैंपियनशिप में 500 से ज़ायद गोल्फर्स एक्शन में नजर आएंगे। इवेंट की कुल इनामी रकम 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। NBP 47वीं कौमी स्नूकर चैंपियनशिप के इब्तिदाई रोज वर्ल्ड चैंपियन एहसन रमजान को क्वालिफायर राना इरफान के हाथों अपसेट शिकस्त का सामना। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपको बताते चले कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े मामलात के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाए, लेकिन बदकिस्मत रह के पाकिस्तान के लिए वो ज़्यादा नहीं खेल सके। लेकिन पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग का एक बड़ा नाम, और अगर कहें कि अपने डिपार्टमेंट की पहचान है तो शायद गलत नहीं होगा। सईद आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम अली, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। और राइट, और इनके अलावा जो एक और दूसरी शख्सियत मौजूद है, जनाब अपने वक्त बड़े ब्लास्टर बैट्समैन, और अब भी जब बोलते हैं तो बोल्ड बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं। इन दिनों अमेरिका में मुकीम है और इस वक्त मेरे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद है साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम ग्रेट अली सलमान भाई और ग्रेट सईद आजाद भाई को बहुत बहुत सलाम। इससे पहले कि मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों के साथ गुफ्तगू का आगाज करूं, सबसे पहले देखते हैं आज के मैच के हवाले से समरी। जी नाज़रीन, आज के मैच की समरी है कि जहां पे जब आज 30 दिन खेल खत्म हुआ तो पाकिस्तान के स्कोर 438 रन के जवाब में न्यूजीलैंड ने 440 रन स्कोर किए और 2 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। केन विलियमसन ने 105 रन की इनिंग खेली। नॉट आउट अभी भी क्रीज पे मौजूद है और ये बढ़तरी जो है वो मजीद बढ़ भी सकती है और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा भी हो सकता है। जी जनाब, न्यूजीलैंड को 2 रन की बढ़तरी हासिल हो चुकी है। आज न्यूजीलैंड ने जब खेल का आगाज किया तो उस वक्त न्यूजीलैंड का स्कोर था 165 रन बगैर किसी नुकसान के। और आज जिस तरह मैंने कल के शो में भी कहा था, आज न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली विकेट का जो सबसे बड़ा पार्टनरशिप का रिकॉर्ड था वो भी ब्रेक किया, जो 181 रन का रिकॉर्ड था। 2001 में हैमिल्टन के मुकाम पर रिकॉर्ड बनाया गया कि जब मैथ्यू बेल और मार्क रिचर्डसन ने इस रिकॉर्ड को पाकिस्तान के खिलाफ बनाया। और ये टेस्ट मैच इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टेस्ट मैच में हुमायूं फरद का टेस्ट डेब्यू हुआ था और आज इस रिकॉर्ड को बेहतर कर लिया। सईद भाई से आगाज करेंगे गुफ्तगू का। सईद भाई, ये आज जो 2 रन की बढ़तरी हासिल कर ली है और विलियमसन ने सेंचुरी स्कोर किया, आपको क्या लगता है कितने रन की लीड जो है फेयर इनफ होगी? क्योंकि इस वक्त विकेट जो है ना, पिच जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बैटिंग पैराडाइज नजर आ रही है। देखिए नसीब, थोड़ा अपने अली एक्सपीरियंस है 4 डे क्रिकेट का और अपने टेस्ट जो सिनारियोज हैं जो इसमें डिपेंड करता है मैनेजमेंट की पॉलिसियों का, मैनेजमेंट की प्लानिंग का डिपेंड करता है। अब मुझे ये इनके नीचे की जो बैट्समैन हैं जो अभी बाकी रह गए हैं, अब उन पे बहुत डिपेंड करता है कि वो पूरी टेस्ट मैच की जो 5 दिन के डेज जो होते हैं उसकी प्लानिंग होती है कि भाई हमने इतना सेशन खेलना है। विकेट
फिट भी उसमें चेक होती है, उसमें बॉलर की फिटनेस भी चेक होती है। अभी जैसे हमारे यंगस्टर लड़के खेल रहे हैं, इनके लिए जितना आप टाइम इनको बॉलिंग करने का मिलेगा और उन बैट्समैन को, न्यूजीलैंड के बैट्समैन जितना स्टे करेंगे, प्रेशर हमारे ऊपर ज़्यादा आएगा। इसलिए कि हमारी यंग टीम है पूरी की, बॉलिंग स्पेशली, इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। टेस्ट क्रिकेट बहुत टफ होती है। हमारे पास 2 स्पिनर से खेल रहे हैं, 2 फास्ट बॉलर से खेल रहे हैं। तो अब तो मैं समझता हूं कि उनकी पोजीशन एक घंटा भी अगर वो ज़्यादा जाएंगे, 2 घंटा भी ज़्यादा जाएंगे, तो उनकी पोजीशन अच्छी चली जाएगी। इस वक्त रन की वैल्यू नहीं है। इस वक्त हमारे पास जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, और जब बॉलिंग स्ट्रेंथ कम होती है तो आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें टेस्ट मैच में तो अली, मैं थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा अपना क्रिकेट का वो करूँगा। जितने भी ये लड़के हैं, जितनी ज़्यादा बॉलिंग करेंगे, आप ये ना समझिए अच्छे हो रहे हैं, ये जितनी ज़्यादा बॉलिंग करेंगे ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। और कोकोबुरा बॉल और पिच जितना की बैटिंग विकेट है, उससे फ़र्क तो मैं समझता हूँ अभी इस पोजीशन तो न्यूजीलैंड की अच्छी होगी। अगर जितने भी, अगर 100 रन भी, 50 रन भी ज़्यादा करते हैं, वो पाकिस्तान के लिए रन करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कि हमारे पास बॉलिंग जो है वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। जब हमने 3 या तो पहले हम आउट कर देते हैं उनको लीड से पहले, तो फिर तो हम ये कह सकते थे इस बॉलर से हम कुछ निकाल लेंगे। मगर अब ये कह सकते हैं विकेट बहुत अच्छा है, ड्रॉ की तरफ भी जा सकता है। सेकंड बारी हम देखते हैं, सेकंड बारी हमारे बैट्समैन कैसे करते हैं। उनकी तरफ से भी 200 हुए, हमारी तरफ से भी 200 हुए। अब ये मैच ड्रॉ की तरफ जाना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता अगर हमारी पोजीशन ख़राब होती है, तो मेरे नज़र ये आया कि हमारे पास बॉलिंग कम है और एक्सपीरियंस नहीं है। इस वक्त कप्तान का बहुत बड़ा ताल्लुक होता है। इस मौके पे कप्तान यूटिलाइज किस तरह से करता है बॉलर्स को। अब मैं से इब्रार की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा उसने पहले मैचों में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ग्रेट टैलेंटेड है। मगर आपको मैं इंग्लैंड का थोड़ा सा एक मैच याद दिला देता हूँ। उन्होंने यंगस्टर को किस तरह से खिलाया। हमारा पहला सीज़न खेल रहा है, पहले ही क्या कहते हैं यंगस्टर है, हम उसको अगर उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और जल्दी पिक हो जाएगा, जल्दी पिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कप्तानी, इस वक्त तो कप्तानी का है सब कुछ। जो बाबर आजम और मैनेजमेंट करेगी वही फ़ायदा पहुंचेगा पाकिस्तान टीम को। साहिब, आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान के जो रन थे उसमें 2 रन की ऊपर से लीड हासिल कर ली है, और एक दफ़ा फिर जब हमें सीरीज़ को जीतना चाहिए था, टेस्ट मैच को जीतना चाहिए था, फिर एक दफ़ा हमने जो है वो फ्लैट विकेट बना दी है, और फ्लैट विकेट का एडवांटेज जो है वो विजिटर्स को हो रहा है। देखें, साहिब भाई से पूछ रहा हूं। जी साहिब भाई। सलमान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात की। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट मैच में आपके नुमान से बॉलिंग नहीं हो रही। आप अबरार की बात कर रहे हैं, अबरार बहुत तेज बॉलिंग कर रहे हैं। बैट कप्तानी पाकिस्तान की तरफ, तो ये बैट प्लानिंग अगर बाबर ने देखें, बाबर तो कहीं भी कप्तानी करते हुए नजर आए। चौथे दिन का एक खेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हैवी रोल करेंगे, 190 ओवर होंगे, मैच ड्रॉ नहीं होगा, मैच का फैसला होगा, डंके की चोट पे फैसला होगा मैच का। टोटल 190 ओवर का खेल बाकी है 2 दिन में। न्यूजीलैंड की टीम पर एज इसलिए हासिल है, उनके पास एजाज लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हुए आ रहा है, बहुत ही आला लेंथ है। यह नुमान की बॉल स्लो विकेट आके कहते हैं, स्लो विकेट पे स्पिनर का काम है बॉलिंग करना, आर्ट होता है बॉलिंग करना, उनकी आर्ट तो हमारे स्पिनरों को नजर नहीं आ रही। फिर बैट कप्तानी, आप खुदा का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह सरफराज ने जो कम बैक किया है उसकी जितनी भी मिसाल दे कम है। एक ग्रेट कप्तान हमारे ग्राउंड में मौजूद है, उससे हम फायदा नहीं लेना चाहते, और पाकिस्तान के रिजर्व खिलाड़ी आके कप्तानी करते हैं कि मैं इस पर आता हूं साहिब भाई, मैं इस पर आता हूं। ये इस पे मैं पूरे मैं तफसील से बात करूंगा टीम मैनेजमेंट की, गेम अवेयरनेस के हवाले से। लेकिन अभी सिर्फ जरा मैं मैच को डिस्कस कर रहा हूं कि विलियमसन ने जो इनिंग खेली है वो पाकिस्तान को बैकफुट पे लेकर आ गया। जिस तरह अभी आप भी कह रहे हैं, सईद भाई भी कह रहे हैं, हमने देखा कि अबरार को इतनी लंबी बॉलिंग कराई गई कि वो तेज बॉलिंग करना शुरू हो गए। देखिए, अबरार को तेज बॉलिंग नहीं करना चाहिए, स्लो पिच पे थोड़ा फ्लाइट से गेन करना चाहिए, बैट्समैन को बाहर निकालें, और जहां स्लो पिच होती है वहां फ्लाइट से गेन करते हैं। सही है, ग्रेट बैट्समैन आपके पास मौजूद है पाकिस्तान में, स्पिनर से अच्छा कोई खेलने वाला आर्टिस्ट नहीं था। मगर पाकिस्तान के कप्तान से ये पूछा जाए, जब अबरार एक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हुए आया तो 11 विकेट, उसकी हाथ में, उसके फिंगर में जान है, उसको जान से गेंद नहीं करनी है, गेंद को फ्लाइट देनी है, फॉलो लिप देनी होती है, ये कप्तानी होती है। कप्तान पावर फेल हो चुका है यकीनी तौर पर, मैं जरूर बार बार कहता हूं, फॉर ऑफ लीडिंग नहीं है। आप रिवर्स स्विंग करने नहीं आती आपके बॉलर को, रिवर्स स्विंग जरूरी थोड़ी है,
थूक से गेंद करी जाए, पसीने से गेंद की जाती है, पसीने से शाइन करके गेंद करें। इसमें डेड विकेट पे आपको लेंथ पे बॉलिंग करना आना चाहिए। और उनके कप्तान ने आउटस्टैंडिंग सेंचुरी की है। उनको एनालिस्ट ने जो होमवर्क दिया था, वो न्यूजीलैंड अपरेंट आ गई है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान के खिलाफ चौथे दिन हैवी रोल लेगा, 7.5 मिनट के 10 अच्छा, अब मैं सईद भाई से पूछता हूं, सईद भाई इस्तेमाल करेगा। सईद भाई क्या आप क्विकली मुझे बताएगा, ब्रेक पे आना है, क्या आपको लगता है कि अब एग्रेसिव क्रिकेट हमें न्यूजीलैंड खेलती नजर आएगी ताकि रिजल्ट निकले इस मैच का? देखिए, न्यूजीलैंड हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए या इंग्लैंड हो जाए, ये देखा जाए तो एक ही टाइप के प्लेयर होते हैं। और ये इनका, मैं तो हमेशा से ये कहता आया हूँ अली, कि इंग्लैंड और ये जितने भी गोरे प्लेयर होते हैं, वेस्ट इंडीज़ को भी लगा लें आप सब, ये लोग बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं। ये लोग अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। और इनके जो मैनेजमेंट होती है वो ये सोचती है कि हमने कुछ करके मुल्क को देना है। वो अपनी सीटों की परवाह नहीं करते। हमारे यहाँ तो इस वक्त सेठी साहब ने आके सब बहुत डिसीजन बहुत अच्छे किए, मगर उनको सबसे बड़ा डिसीजन तो ये करना चाहिए था, जो टीम इतनी बुरी तरह इंग्लैंड से हारी है, ठीक है ग्रेट प्लेयर है बाबर आजम, मगर उसको भी कप्तानी से हटाना चाहिए था। अभी तक बाबर आजम ने प्लेयर खत्म जरूर किए हैं, मगर बाबर आजम ने प्लेयर बनाए नहीं है। मैं जरा इस पर आता हूं, मैं कप्तानी के इशू के हवाले से आता हूं, क्योंकि आज हमने एक और हमने जो है वो एक अजीब सी चीज देखी है पाकिस्तान क्रिकेट में, गेम अवेयरनेस नहीं है। इससे पहले हमने इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के मैच में देखा कि स्टंप पे बॉल लगने के बाद सब हक्का बक्का खड़े में, और कोहली ने वहां भाग के रन ले लिए। वहां हमें क्रिकेट के रूल्स के बारे में नहीं मालूम था। यहां जो है सब बात करते हैं कि जी हमारी जो मैनेजमेंट है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत क्वालिफाइड है। रमीज राजा साहब जो है वो दुआइयां देते नजर आ रहे हैं कि जी टेस्ट क्रिकेटर की इज्जत करें, और जो है वो शकल मुश्ताक साहब और यूसुफ के वाले से उन्होंने बात की है कि ड्यूरिंग द सीरीज इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन गेम अवेयरनेस यहां भी हमें नजर नहीं आई है। इस पर डिस्कशन करेंगे कि कप्तान पाकिस्तान का किसको होना चाहिए था और कौन हो गया, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ बाबर सरफराज को लीड करना चाहिए था, लेकिन 12th मैन कैसे आगे कप्तानी कर सकता है ये तो एक क्लब क्रिकेट के मैनेजमेंट और कप्तान को पता होता है। इसमें ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मजीद बात करते हैं। बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले सीरीज के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के हवाले से उसको डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इस टेस्ट मैच में और भी कुछ हैपनिंग हुई हैं। जिस तरह मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि गेम अवेयरनेस, रूल्स के हवाले से आगाही, हमारी जो टीम मैनेजमेंट है उसको क्यों नहीं है। इंडिया के खिलाफ भी ये चीज कॉस्ट कर गई थी और आज भी हमारी जग हसाई हुई कि कैसी ये मैनेजमेंट है, कैसी ये कैप्टनसी है कि जिनको क्रिकेट रूल्स के हवाले से आगाही नहीं है। कप्तान कौन होगा? बाबर, उनकी एब्सेंस में रिजवान जो मुतबादिल खिलाड़ी थे, या फिर सरफराज। 24.1.2 ये क्रिकेट का लॉ है जिसके तहत सब्स्टिट्यूट ना बॉलिंग कर सकता है ना कप्तानी कर सकता है। मुझे बड़ी हैरत होती है कि इतना टॉप लेवल पे आप बैठे हुए और उसके बावजूद आपको रूल्स का नहीं पता। मैं एक मामूली का क्लब का मैच खेल रहा था और क्लब के एक अंपायर थे शमीम अंसारी, उन्होंने जो है वो एक सब्स्टिट्यूट को जो है वो कप्तानी से मना कर दिया था। तो हमारे इतने बड़ी जो टॉप मैनेजमेंट पे लोग हैं उनको नहीं पता ये चीज़। सईद भाई ये क्या बात है कि इससे पहले हमने इंडिया के खिलाफ देखा, कॉस्ट कर गई वो चीज के भाग के विकेट पे गेंद लगी, रन ले लिए, हम हक्का बक्का खड़े रह गए, और अब यहां पे जगह साई हुई है हमारी। अली, बहुत शर्म की बात है। और इस पे तो मैं समझता हूं कि अभी मैंने आपसे इस सवाल से पहले आपने सवाल पूछा था, तो मैंने ये कहा था बाबर आजम को कप्तानी से हटाना चाहिए। यही हरकतें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट और स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट ख़त्म हुई है, इन दोनों की इन हरकतों की वजह से। आप मैनेजमेंट देखें कि इनके सामने नहीं चल सकती, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। ये कोई मजाक हो रहा है? आप सरफराज कोई इंडिया से आया है, कोई वहाँ से आया है, सीनियर प्लेयर खेल रहा है अपने, उनको तो शकील शेख के साथ वो सेठी साहब, ये दोनों इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, इतने अच्छे, इन्होंने बड़े डिसीजन लिए हैं। अभी पीसीबी आते ही इन्होंने डिसीजन लिए, और इसमें कोई शक की बात नहीं कि रमीज राजा फ्लॉप इसी वजह से हुआ कि उसने कोई डिसीजन नहीं कर सका। मगर मेरे ख्याल में रमीज राजा में इतनी तपड़ ही नहीं था कि वो बाबर आजम को बिठा सकता है या उसके सामने कुछ कह सकता। अब नहीं, वो तो ये कहते थे कि मैं सोचता ही नहीं बाबर भाई, नहीं सोचते तो देख ले क्या हुआ, नहीं सोचते तो क्या हुआ, यही हाल है डिसीजन। भाई आपको बताऊं, तीन चार जो पाकिस्तान की बड़ी सीटें होती हैं, वो पीसीबी का चेयरमैन हो गया, आर्मी का चीफ हो गया और प्राइम मिनिस्टर हो गया। अगर यही डिसीजन नहीं लेंगे, ये भी ये कहेंगे, तो फिर किस बात के ये हकदार हैं सीट में बैठने के? ठीक है साहिब भाई, आपको क्या लगता है ये जो ये हुआ, इससे पहले हमने इंडिया की बात में कर रहा हूं, अभी ये कप्तानी का मसला हुआ है, ये तो क्लब लेवल पे
पता होता है कि मुतबादिल खिलाड़ी जो है वो कप्तानी नहीं कर सकता। टोटली मंसूर राना 5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मैनेजर है, टोटली नाअहल है। मैं समझता हूँ सिफारिश पे मौजूद है। अगर दोबारा राना साहब भी अब आ गए हैं क्रिकेट में, मंसूर राना को फौरी तौर पर रिजाइन कर देना चाहिए था। देखिए मैनेजमेंट का टोटली फॉर है। 4 ओवर तक नाक के नीचे ग्राउंड में कप्तानी करा, 50वां टेस्ट खेलने वाले। अगर शाहिद आफरीदी को मैं दोनों हाथ से सलाम पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ। शाहिद आफरीदी मौजा बन के आया और सरफराज जैसा 4 साल से वेट करता आया। रमीज आजा, रबड़ स्टैम्प, मोहम्मद वसीम ने उसका कैरियर खत्म कर दिया था। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर शाहिद आफरीदी फरिश्ता जैसा इंसान नहीं आता, डिसीजन नहीं लेता, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, क्या इनिंग खेली, उसने 86 रन बनाए, 50वां टेस्ट खेला। और मैं समझता हूं तो लोग कह रहे हैं चांस भी तो दे दिया आज, 2 चांस भी तो दे दिया आज कीपिंग में। देखिए अली सलमान, मैंने पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर कोच के 4 दफा कमबैक कराया। मोइन खान को बहुत मुश्किल होता है स्लो पिच पे कीपिंग करना, 4 साल बाद खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए। और जिस तरह से बैटिंग की है, जिस तरह से कीपिंग की, और प्रेशर माइंड पे कीपिंग करना बहुत मुश्किल होता है स्लो विकेट पे। सईद आजाद बैट आपके सामने मौजूद है, एक मिसाल मौजूद है, नेशनल बैंक के हेड मौजूद है। मगर बात क्या होती है, 4 साल बाद यही सरफराज के दिल कुर्ता था जो उसने क्रिकेट खेली और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल का रोल मॉडल बन के सामने आया। हमारे नौजवान नस्लों के लिए उम्मीद की किरण जागे। नजम सेठी, शकील शेख को मैं सलूट पेश करता हूं। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सकते हैं, मुश्ताक तो फेवर में नहीं थे उसको खिलाने की। क्या बात कर रहे हैं आप, हेड कोच। ये तो शाहिद आफरीदी को मैं क्रेडिट देता हूं, उसने डिसीजन लिया। तो ये फिर रमीज राजा क्यों कहते फिर रहे हैं? फिर ये जब रमीज राजा फिर ये क्यों कहते फिर रहे हैं? पहली बात तो है कि रमीज राजा साहब को तो चाहिए वो इंडिया के मीडिया पे जाके इंटरव्यू दें। वो पाकिस्तान के मीडिया को तो कहते थे कि पाकिस्तान का मीडिया नेगेटिविटी फैला रहा है, पाकिस्तान के मीडिया के लिए खुद मेरे अपने शो के लिए प्लेयर अवेलेबल नहीं होते थे। जो भी प्लेयर्स को मांगता था उसमें बहुत ज्यादा उसमें हर्डल्स क्रिएट की जाती थी कि जी हम अपने प्लेयर नहीं देंगे, आप लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अब रमीज राजा साहब नेगेटिविटी नहीं फैला रहे। शेठी साहब से आपके जितने भी इख्तिलाफात हो, जितने भी आपकी उनसे दुश्मनी हो, शकील शेख से आपके जितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन अब सबको यह बात माननी पड़ेगी कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम अजीज सेठी हैं। तो फिर अब आप क्यों नेगेटिविटी फैला रहे हैं? इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर करते चलूं, आमिर मसूद शेख साहब, आप निसार भाई, इमरान डाउन, इनको क्रेडिट जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के चैनल पे बैठ के सिंध के खिलाड़ी, नौजवान खिलाड़ी सरफराज की जब नाइंसाफी, तो इन्होंने कहा आपने आवाज उठानी है। और ये ऐसे चैनल के मालिक हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाएगा उनको सलूट पेश करता हूं। ऐसे सलूट के ऑनर के जिन्होंने हक और सच के लिए अपने चैनल को कायम किया। और आज हम सलूट इसलिए पेश करते हैं, पीसीबी के साबिक चेयरमैन तो सिर्फ अपनी दुकान चमकाना है। इन्होंने आज मुझे बताइए, मुझे ये बताइए आज हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। आप मुझे बताइए वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं जिन्होंने क्रिकेट को डैमेज कर दिया। नजम सेठी साहब के बैठे हुए बातें कर रहे हैं, ठीक है नौकरियां दो। आप सईद आजाद आपके सामने मिसाल मौजूद है, 200 फर्स्ट क्लास मैच खेले, 200 फर्स्ट क्लास मैच, 4 ओडीआई खेले। और पाकिस्तान नेशनल बैंक के खिलाड़ियों के लिए आमिर की बात करूं, सलमान बट की बात करूं, कामरान की बात करूं, बेइंतहा इनकी कोशिश। साजिद भाई आप तो ये बात कर रहे हैं, मैं तो इससे बढ़ के बात करूंगा कि आप कहते हैं क्रिकेटर को, आप कहते हैं रमीज राजा साहब कहते हैं अपने क्रिकेटर को इज्जत दो। कश्मीर प्रीमियर लीग में सईद आजाद को उठा के वापस ड्यूरिंग द टूर्नामेंट घर भेज दिया गया। कश्मीर प्रीमियर लीग में आपके सिंध के जो कोचेस थे आजम खान और आसिफ रिजवी, उनको घर भेज दिया गया। तो आपने क्या एक्शन लिया था उस वक्त? आज आप कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट जो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, अपने क्रिकेटर को इज्जत दो। तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं है, ये क्या गिल्ली डंडा खेलते थे या ये कंचे खेलते थे? आपने अपने दौर में कितनी इज्जत दी है? ये आज जो फियास्को हुआ है सईद आजाद साहब, इसका कौन जिम्मेदार होगा? क्या किसी से कोई गोशमाली होगी, कोई इंक्वायरी होगी, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी कोई? देखिए मैं हमेशा से एक बोलता आया हूँ कि ये चीज़ें सब कराची वालों के साथ या सिंध वालों के साथ क्यों होती हैं। अब सेठी साहब का पता चलेगा और पीसीबी की मैनेजमेंट का पता चलेगा कि ये आज भी सरफराज के साथ ही हुआ, आज भी सरफराज के साथ ही हुआ ना। सीनियर प्लेयर 50वां टेस्ट मैच खेल रहा, जिम्मेदार उसको समझाएंगे आप? समझेगा अब इस देखिए जिम्मेदार तो मैं ये समझूंगा इनका, मैं नहीं टूट रही बाबर आजम की। बाबर आजम की अभी भी इनकी लॉबी बैठी हुई है। बाबर ने तो नहीं बोला रिजवान को तुम कप्तानी करो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता इतना। रिजवान बाबर ने ही जाते हुए बोला होगा, रिजवान और उसको कह के गया होगा, वही सरफराज को भी कह के गया होगा कि बाबर आ रहा है वो करेगा। अच्छा, ये चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। और ये देखें मैं आपको काफी अरसे से मैं 3 साल से एक चीज पर बोला जा रहा हूं, बाबर आजम ग्रेट प्लेयर जरूर है मगर पाकिस्तान के लिए इस वक्त नुकसान
नुकसान पहुंचा रहा है। और ये दोनों स्पेशली बाबर आजम और रिजवान ये प्लेयर बनने नहीं देंगे। आप टेस्ट क्रिकेट आप उठा के देख लें, और ये T20 चलें, ठीक है हम सेमीफाइनल फाइनल तो जीते नहीं है, सेमीफाइनल वगैरह में पहुंच रहे हैं, मगर मैं इनसे फायदा नहीं हुआ, इनसे फायदा नहीं। इस पे जरा मैं मजीद बात करूंगा, लेकिन फायदा हुआ है शाहिद खान आफरीदी के आने के बाद, क्योंकि अब शर्जील खान भी आ गए और शर्जील खान कराची किंग में भी शाहिद के साथ खेले और अभी कश्मीर लीग में भी उन्हीं की टीम में मौजूद थे। और शर्जील खान क्या अगर वनडे में खेलते हैं किस तरह परफॉर्म करेंगे, इस पर हम बात भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना वेट भी काफी रिड्यूस किया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के वाले से, जो ऑफ द फील्ड मामलात हैं। और रमीज राजा साहब क्यों कर कुर्सी पे रहे, क्योंकि जो सियासी जमात उनको लेकर आई थी उनके भी मुख्तदिर हलकों का यही कहना है कि जब इमरान खान का एग्जिट हुआ था तो इनको भी एग्जिट कर देना चाहिए था। ये मुख्तलिफ हीलो बहानों से कुर्सी पे डटे रहे। इस हवाले से अब गुफ्तगू की है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और 92 के वर्ल्ड कप की फातिह टीम के रुकन आकिब जावेद साहब ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। देखिए, ये तो गवर्नमेंट चेंज होती है तो पीसीबी का चेयरमैन हमेशा चेंज हुआ है। मैंने तो जब पहली दफ़ा जब ये इमरान खान गए थे तो मैंने तो यही कहा था कि आपका बनता ही है कि आप इज़्ज़त से अपना रिज़ाइन करें और गवर्नमेंट जिसको बनाना चाहती है वो बनाने, लेकिन वो टिके रहे किसी ना किसी बहाने। तो वो भी एक वेट कर रहे थे, वो भी गवर्नमेंट भी कि कब इनको चेंज किया जाए। तो इवेंचुअली आना तो सेठी साहब नहीं था। बंदा दुखी देखा गया, चाहे वो उनके अपने एम्प्लॉयज़ हैं या जो पार्टनर्स हैं PSL के, वो भी, और जितने उनके कोलीग्स हैं वो भी सारे दुखी नज़र आए। क्योंकि आप जब चेयरमैन बनते हैं, सौदे पे आते हैं, तो आपका काम है इंगेजमेंट। आप लोगों से को इंगेज करते हैं, मीडिया को, जो आपके पार्टनर्स हैं उनको। तो वो थोड़ा सा उनका रवैया अजीब सा चेंज हुआ, जो कि सबके लिए हैरान कुन था। बिल्कुल सही कहा आकिब जावेद ने कि आपको मीडिया को एंगेज करना है, आपको लोगों को एंगेज करना है, लोगों को दूर नहीं रखना। हम 12 रिक्वेस्ट करते रहे ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, कि भाई खुदा के वास्ते आप क्रिकेट खिलाएं, हम क्रिकेट दिखाएंगे। आप जो प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको अगर हम नहीं दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पे तो वो प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसे सामने आएगी। और यही बात की है आकिब जावेद ने। क्या वजह समझते हैं कि इतना लोगों से दूर क्यों हो रहे, इतने खौफ क्यों हो रहे हैं आकिब ये रमीज राजा साहब? देखें, इसमें तो आकिब जावेद ने बिल्कुल सही बोला अली के वो उनकी लाइफ स्टाइल ऐसा लग रहा था कि वन मैन शो एक आदमी आ गया और सब के सब पीसीबी में एक चौधराहट सी आ गई थी। और उनकी बात करने में, स्टाइल में एक प्राउडनेस ऐसी आ गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि शक्ल चेंज कर दी, नहीं तो पीसीबी का चेयरमैन इमरान खान साहब हो गए। तो इसलिए कि उन्होंने वही कॉपी कर रहे थे इमरान खान की तरह। अभी मैंने एक मीटिंग में बैठा था, मैं आपको उसमें पाकिस्तान कराची के जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर थे, टेस्ट प्लेयर थे, सब बैठे हुए थे। और रमीज राजा जिस तरह से उन्होंने मीटिंग की थी तो वो तो अर्ली शुरू की थी, तो उसमें काफ़ी चेंज नजर आया। ये आकिब ने बिल्कुल सही बोला और उनको मिलकर चलना चाहिए था और डाउन टू अर्थ होना चाहिए। इसलिए कि स्पोर्ट्स की फील्ड थी, आपकी भी फील्ड थी, हमारी भी फील्ड थी। उनको ये नहीं सोचना चाहिए था कि स्पेशल केस में आ गए। और वाकई जब भी प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है या हुकूमतें चेंज होती हैं तो इसका पीसीबी का चेयरमैन चेंज हो जाता है। और बिल्कुल इतना अच्छा कारनामा नहीं करके गए रमीज राजा, जिसको मैं कहूँ कि उनको ज्यादती हो गई, ये हो गई। सेठी साहब एक्सपीरियंस थे और उन्होंने आते ही जो डिसीजन लिए सेठी साहब, अवामी डिसीजन लिए। सर आपको क्या लगता है कि मैं तो बड़ा मायूस हुआ क्योंकि मैं भी रमीज भाई का बहुत बड़ा फैन हूं, उनकी पर्सनैलिटी का फैन हूं, उन्होंने जिस तरह ट्रांसपेरेंट क्रिकेटर रहे, फिक्सिंग के उस दौर में जिस तरह मिस्टर क्लीन रहे, उसका मैं फैन हूं। लेकिन जिस तरह एज ए चेयरमैन उन्होंने काम किया है उसका मैं सबसे बड़ा नाकिद हूं, उसका सबसे बड़ा मैं क्रिटिक हूं, क्योंकि उन्होंने प्लेयर को और मीडिया के दरमियान बहुत फासले खड़े कर दिए समी बर्दी जैसे लोगों की सूरत में, कि जो सिर्फ अपनी अना के खोल में बंद रहे। आप क्या इस हवाले से? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए रमीज राजा और सईद रमीज हमारा कप्तान 84 में हमारे कप्तान रहा है एज ए क्रिकेटर, तो बड़ी रिस्पेक्ट। आपको स्वेटर भी दिया था अगर मुझे याद है तो? जी, आपको स्वेटर भी दिया था उन्होंने, मुझे याद है।
स्वेटर दिया था और बहुत ठंड थी पिंडी में, मैं हाँ। ख्याल में वो अगेंस्ट श्रीलंका मैच खेले थे, स्वेटर दिया। एज ए क्रिकेटर, एज ए कप्तान बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। जब बड़ी अहम पोस्ट पे उनको पाकिस्तान का पीसीबी का चेयरमैन बनाया, बड़े होप थे कि मोइन खान को बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट मिलेगी। मोइन खान को उन्होंने कहीं भी आने नहीं दिया। पाकिस्तान का ग्रेट मैनेजमेंट में मोइन खान जैसा बंदे को आना चाहिए, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। क्या मैं समझता डिपार्टमेंट के साथ उन्होंने ज्यादती की, खुद एक डिपार्टमेंट की पैदावार थे। मैं समझता डिपार्टमेंट बंद होने से पाकिस्तान के खिलाड़ी बेरोजगार हो गए, वो खुद डिपार्टमेंट डिसीजन। इस तरह बहुत से जो कमेंट्री में थे, आप अली सलमान खुद यहाँ मौजूद हैं, नसीम राजपूत कमेंट्री करने वाले, मिर्जा इकबाल बे कमेंट्री, इनको नजरअंदाज कर दिया। सिंध के कमेंट्री करने वाले साथ ज्यादती कर दिया। सर यहाँ कोई इस काबिल नहीं है ना। यहाँ पे मसला यह है कि जितनी जितनी प्राइवेट लीग होती हैं उसमें तो आपने जितने नाम लिए हैं उन सबको बुलाया जाता है, लेकिन जो पीसीबी की कमेंट्री पैनल है उसमें कोई सिंध का इस काबिल था नहीं ना उस वक्त। तो भाई सिंध को नजरअंदाज कर करके तो बड़ा कर दिया। जब भी तो मैं शाहिद आफरीदी को दोनों हाथ से सलूट पेश कर रहा हूं, क्यों पेश कर रहा हूं? उसने सरफराज को मौका दिया, जो मेरे अपने जराए बताते हैं। अगर ये रबड़ स्टैम्प मोहम्मद वसीम का रमीज आजा होते हो तो कह चुके सरफराज का कैरियर खत्म हो गया। हारून रशीद ने तो ये तक कह दिया 40 साल का सरफराज अहमद कैसे कमबैक कर सकता है यार? कमबैक कैसे करके दिखाया उसने? कमबैक रोक सकते हो तो रोक। तो वो हारून रशीद तो अभी भी है, वो आपको लगता है वो हारून रशीद तो अभी भी है? साजिद भाई वही हारून रशीद तो अभी भी है, तो अब भी तो कमबैक कर लिया ना सरफराज ने। बिल्कुल किया, हारून रशीद के होते हुए कमबैक किया। हारून रशीद ने कहा 40 साल का लड़का कैसे कमबैक कर सकता है? उसे 40 साल के लड़के ने 50वां टेस्ट अपने होम ग्राउंड में खेल के शानदार इनिंग खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। आप मुझे बताइए सिलेक्शन कमेटी में आप शाहिद आफरीदी, राउफ फकार, रजाक, हारून का क्या काम? हारून चाहता है उमर रशीद रह जाए, मुतशम रशीद रह जाए और शफकत आना साहब रहते हैं, मंसूर आना रह जाए। इस तरह थोड़ी टीम होती है। मैं नजम सेठी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, शकील शेख साहब से कहूंगा, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मेरिट के लोगों को लेके आए जो क्रिकेट में करना चाहते हैं। मोइन खान आना चाहिए, राशिद लतीफ आना चाहिए, खानदानी लोग हैं क्रिकेट समझे में। और मैं समझता आप मुझे तो बताइए, पहले थे तो नदीम खान, तो पहले नदीम खान थे, तो उनके होते हुए राशिद मोइन खान कैसे आते? नदीम खान तो सारी क्रिकेट चला रहे थे। देखिए यार, मोइन खान एक अलग चीज है। नदीम खान मोइन खान का मुकाबला नहीं करे। मैं मोइन खान का उस्ताद हूं, मोइन खान का कोच हूं। मोइन खान से अच्छा मैनेजमेंट कोई नहीं चला सकता। मोइन खान पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर भी रहा है, मैनेजर भी रहा है, और मैं समझता हूं दोबारा आएगा, डंके की चोट पे इंजी भी आएगा, मुशी भी आएगा। ठीक है, क्या कहेंगे सैयद भाई आप लोग? हारून रशीद ने जो बात करेंगे, हारून भाई अभी फिर सेटअप का हिस्सा है और फिर एक स्टेटमेंट आ गया कि जी रीजन को जो है वो डिपार्टमेंट सपोर्ट करे। हालांकि बात तो ये थी कि डिपार्टमेंट क्रिकेट शुरू होगी। देखिए डिपार्टमेंट क्रिकेट शुरू होनी चाहिए। अगर ये रीजन की ये बात कर रहे हैं सपोर्ट की, तो वो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का जिस किस्म का सिस्टम है और जिस तरह के इस मुल्क के हालात हैं उस लिहाज से तो नहीं फ़ायदेमंद रीजन। अगर डिपार्टमेंट रीजन ले ले और फिर उसके बाद लड़के डिपार्टमेंट चलाए रीजन को, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, डिपार्टमेंट क्रिकेट की हम बात करें, इसको जरा मैं मजीद कंटिन्यू भी करूंगा। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा मजीद इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि सईद आजाद साहब, साहिद खान के साहब के साथ अलावा और कौन कौन ने जो है वो डिपार्टमेंट क्रिकेट को फेवर किया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। और अब शाहिद खान आफरीदी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 21 प्रोबेबल्स का ऐलान कर दिया है। कौन है, जरा आप एक नजर जरा स्क्रीन पे डालते हैं कि कौन है वो 21 खुशकिस्मत खिलाड़ी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नाम है, जो इसमें सरप्राइजिंग एंट्री है, वो है शर्जील खान और तैयब ताहिर की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा एहसानुल्लाह जो केपी के लिए खेलते हैं और कामरान गुलाम भी इसमें शामिल हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को कितनी शाहिद खान आफरीदी एंड जो उनकी न्यूली अपॉइंटेड सिलेक्शन कमेटी है वो अहमियत दे रही है। और साथ साथ जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि शर्जील खान की वापसी हुई है, तो जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था शर्जील खान को। शर्जील खान बनाने में जेड टीबिल ने बड़ा परफॉर्म उन्होंने किया था। इसके बाद वो पाकिस्तान टीम है। सईद भाई क्या कहेंगे, जो शर्जील की वापसी हुई है, एहसानुल्लाह केपी के बॉलर हैं, इसके अलावा तैयब ताहिर जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, उनको सिला मिल रहा है। देखिए यही इसी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है शाहिद आफरीदी। शाहिद खान ने अभी जितना शाहिद आफरीदी के लिए बोला, और बिल्कुल सही बोला मैं समझता हूँ।
और जिस तरह से तारीफ़ हो रही है, वैसे सही काम करने पे और हकदार को हक मिलने पे जब भी इज्जत मिलती है। अभी जिस तरह से ये टीम अनाउंस हुई है, सब डोमेस्टिक क्रिकेट के पाकिस्तान का ये टैलेंट है। और ये जितना का जितना टैलेंट है, एक आध मेरे ख्याल में लड़का ऐसा है कि जो कि अभी नसीम तुम अपने अली तुम बात कर रहे थे, डिपार्टमेंट से सब निकले हुए, और डिपार्टमेंट का जो सिनेरियो है वो लड़के को कॉन्फिडेंस देता है। अगर पाकिस्तान टीम में परफॉर्मेंस नहीं भी दे रहा होता, उसको पता होता है मेरा फ्यूचर सेफ है, और फ्यूचर भी सेफ है, और साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। सईद आजाद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, साजिद खान भी डिपार्टमेंट क्रिकेट के हक में, हम सब डिपार्टमेंट क्रिकेट के हक में, और नजम सेठी और शकील शेख जिस तरह काम कर रहे हैं, यकीनी तौर पे हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट में क्रिकेट दोबारा रिवाइव हो। लेकिन पाकिस्तान के जो लेजेंडरी कप्तान है, फॉर्मर कैप्टन मिसबाह उल हक और इंजमाम उल हक, उनका क्या कहना है? इंजमाम उल हक पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर और सुपर कैप्टन मिसबाह उल हक, इस हवाले से क्या कहना है? जब उनसे मेरी गुफ्तगू हुई रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, उन्होंने क्या कहा इस हवाले से, आइए वो सुनते हैं। मेरे ख्याल में मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि डिपार्टमेंट्स का बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में, क्योंकि जो दूसरा सेटअप है वो अभी हमारा उस तरीके से प्रोफेशनल सेटअप नहीं है, रीजन्स का है या प्रोविंसेस का है। तो मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट्स क्रिकेट के आने से एटलीस्ट सारे डिपार्टमेंट्स मिल के प्लेयर्स की डेवलपमेंट में और उनके लुक आफ्टर में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और हमेशा से प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा आता है। तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट्स के आने से पाकिस्तान की क्रिकेट को और स्पेशली प्लेयर्स को जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से खेलते हैं, एक तो उनको फाइनेंशियली भी फ़ायदा होता है, एक ओवरऑल भी उनको एडवांटेज होगा। देखिए अभी तो खैर कुछ पता नहीं है कि क्या सूरत हाल है और क्या नहीं है। आप हमेशा कोई भी चीज़ जब आती है तो उसको सोचते हैं, देखते हैं कि हाँ जी मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। कबल इस वक्त है, अभी तो खैर कुछ भी कहना। देखिए पाकिस्तान में ना थोड़ा सा डिपार्टमेंटल क्रिकेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जी यहाँ हमें ना जॉब चाहिए, क्योंकि जी जो बच्चे होते हैं ना उनको जॉब चाहिए, सेफ्टी चाहिए होती है, तो इसलिए डिपार्टमेंट की क्रिकेट है ना ज़रूरी है। और हमारे ना बहुत ज़्यादा जो उनसे लोग हैं ना, जो पुराने क्रिकेटर्स भी हैं, वो भी अपने डिपार्टमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं। तो उससे ये है कि जी ना प्लेयर्स को ना थोड़ा सा सेफ्टी का एहसास होता है। ये शाहिद है ना पहली दफ़ा आया है, और ये और शाहिद की जिस तरह की पर्सनैलिटी है कि थोड़ा सा अग्रेसिव है, सो मैं ये अब होने भी चाहिए क्योंकि जो सिलेक्शन में ना थोड़े से अग्रेसिव है ना, जो डिसीजन होने भी चाहिए। तो सारों से ज़्यादा जो देखने में मेरे लिए चीज़ है ना वो शाहिद आफरीदी के डिसीजन है, क्योंकि शाहिद आफरीदी ना किस तरह के डिसीजन लेते हैं, और जितना उसके पास एक्सपीरियंस है, जितनी उसने क्रिकेट खेली है, हर तरह की क्रिकेट खेला, तो मेरे ख्याल में अच्छे डिसीजन होंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होने चाहिए। ये ऑफर पर डिपेंड करता है कि जी क्या है, और लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि जी जो लोग भी हैं वो अच्छा काम करें, हमारी क्रिकेट बेहतर हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जी मैं उसका पार्ट हूँ या ना हूँ, हम नहीं भी हैं लेकिन फिर भी हम है ना क्रिकेट बोर्ड का है ना हिस्सा है, और मेरे ख्याल में जो लोग भी हैं वो क्रिकेट के लिए अच्छे डिसीजन लें। जी आपने सुना अपने लेजेंडरी इंजमाम उल हक साहब को और साथ साथ मिसबाह उल हक को कि वो भी डिपार्टमेंट क्रिकेट के हक में। साहिब भाई आप क्या कहेंगे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और इससे पहले भी डिपार्टमेंट क्रिकेट को जो है वो खत्म कर दिया गया था, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए बहुत नुकसान हुआ। 1970 की बात की है, कारदा साहब को क्रिकेट जाता है, उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ने 92 वर्ल्ड कप जीता, 2009 वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। आज ग्रेट इंजी बात करें, मिसबाह बात करें, ग्रेटेस्ट प्लेयर पाकिस्तान से डिपार्टमेंट की पैदावार है, और डिपार्टमेंट के बगैर ऐसा पाकिस्तान की क्रिकेट डैमेज हो गया। 3 साल में पाकिस्तान के क्रिकेट तबाही की तरफ लेके गए। क्रिकेट बोर्ड ने जो लोग आए, जो कोचेस आए, सब डिपार्टमेंट की पैदावार थी। मगर आज हम बात कर रहे हैं शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी को इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रहना चाहिए, रोल मॉडल शाहिद आफरीदी टीम के गॉड फादर हैं। शाहिद आफरीदी को ये ठीक है एनजीओ के काम करते रहे, मगर टीम के साथ रहना जरूरी है। जैसे पाकिस्तान में पहले नजीम सेठी साहब ने मोइन खान को एज ए मैनेजर और एज ए चीफ सेलेक्टर बनाया, तो मैं समझता हूं शाहिद आफरीदी का ड्रेसिंग रूम में होना, उनके दामाद का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, वो भी सीधे सिर्फ पे आ जाएंगे। चले अब जरा से आ जाते हैं मैच के ऊपर। सईद भाई कल की प्रेडिक्शन बता दें कि कल अब क्या लग रहा है आपको, चौथा दिन है, कल क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? मैं समझता हूं कि लंच से पहले इंशाल्लाह हमारी टीम आउट कर देगी न्यूजीलैंड को, और बस ये है कि जितनी जल्दी आउट करेंगे उतना फ़ायदा होगा, इसलिए कि कितने रन की लीड जो है पाकिस्तान आपको लगता है कि उतार के फिर चढ़ाने में भी कामयाब हो सकता है? देखें उतार के चढ़ाने में पाकिस्तान की टीम अगली जैसे जैसे दिन बढ़ता है उस तरह विकेट का बिहेव टूटेगी, नरम होगी, ये होगी। जो इससे पहली इनिंग में रन किए इतने रन तो नहीं कर सकती, मगर कम से कम इनको 300 का टारगेट देंगे तो मैच अच्छा होगा। ठीक है, आपको लगता है 300 का टारगेट में पाकिस्तान के स्पिनर्स मैच फंसा देंगे?
नहीं, नोमान से तो बॉलिंग नहीं हो रही, सिर्फ एक ही बॉलर आपके पास है। अब वो जो राइट आर्म ब्रेक से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और हैवी रोल लेंगे सुबह चौथे दिन और पांचवें दिन, बहुत डिफरेंट विकेट होगी, बीएफ चेंज हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट मैच हारे थे उसकी बराबर ये पिच है और चौथे दिन और पांचवें दिन जो है खेल का सिनेरियो चेंज होगा और पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है और पाकिस्तान को 100 के अंदर इनको आउट करना। मगर न्यूजीलैंड सुबह हैवी रोल लेगा, 10 मिनट 7.5 मिनट का टाइम है, 10 मिनट अगर उन्होंने हैवी रोल ले लिया तो और पिच स्लो हो जाएगी, पिच फट जाएगी और उनके स्पाइस का बड़ा अहम रोल होगा। और उनके बॉलर जो हैं सऊदी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करेंगे और उनका इजाज आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करेगा। मगर हमारे पास सिवाय एक राइट आर्म लेग स्पिनर और मीर हमजा भी कल रिवर्स स्विंग करते हुए नजर आएंगे। मगर 4 विकेटें इनको हासिल करनी है। अली क्या डिक्लेयर करेंगे? क्या लग रहा है आपको डिक्लेरेशन पे जाएंगे या पाकिस्तान ऑल आउट करने में जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, डिक्लेरेशन पे जाएगा क्या लगता है पाकिस्तान आउट करेगा? क्विकली बताइएगा। आउट करेगा, आउट करने पे जाएगा। थैंक यू सो मच साजिद खान साहब, थैंक यू सो मच सईद आजाद साहब, आज आप हमारे शो का हिस्सा बने। इसके साथ साथ हम इंजमाम उल हक साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, मिसबाह उल हक साहब भी हमारे साथ इस शो का हिस्सा बने जब हमने उसके साथ गुफ्तगू की। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात एक दफा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।